डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का आज 7th चैप्टर हम करने वाले हैं। ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया की झलक, यानी कि भारत की एक झलक। तो भारत में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे हम उसे कह सकते हैं कि वो भारत की झलक हैं। अलग अलग प्रांत है, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट रहन सहन है। तो ये सारी चीज़ें भारत में है, विविधताओं से भरा हुआ है, वेराइटीज से भारत देश जो है वो डाइवर्सिटीज से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तीन पार्ट में इस लेसन को बांटा गया है, ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया को। पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा पार्ट है कुर्ग एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो वहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 सबसे पहले हम आज देखेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। लुशियो रॉड्रिग्स इसके राइटर हैं जिन्होंने इस लेसन को लिखा है। तो देखते हैं अब बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा यहाँ पर बेस है हमारी। ये जो चर्चा है, जो बात है, स्टोरी है, लेसन है। तो देखते हैं कि गोवा का बेकर क्या है और हमें क्या डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है, आप देखेंगे। सबसे पहले जो लेसन शुरू होगा उसके पहले ही आपको यहाँ पर 2 लाइन में बताया गया है हमें। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो इस लाइन से ही हमें ये पूरे लेसन, ये जो पार्ट 1 है उसका थीम पता चल जाता है, उस स्टोरी के बारे में हमें पता चल जाता है कि स्टोरी एक्चुअली किस विषय पर है। तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज, यानी कि गोवा का जो एरिया है वहाँ का एक ट्रेडिशनल गांव, विलेज वहाँ का बेकर, बराबर, गोवा का जो विलेज है वहाँ का एक बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, और उसकी सोसाइटी में उसका अभी भी आज भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यानी कि महत्व है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसके बारे में एक चित्र दर्शन हमें दिया गया है, उसे हम कहेंगे पेन पोर्ट्रेट, यानी कि पेन के द्वारा लिख करके, वर्णन करके हमें बताया गया हो ऐसी चीज़। यानी कि गोवा का जो बेकर है उस बेकर के बारे में, यानी कि वो बेकर्स गोवा के कैसे हुआ करते थे उसके बारे में हमें ये जो पूरा जो लेसन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. अब हम यहाँ पर लेसन को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अवर एल्डर्स, यानी कि उनके जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, घर में जो बुजुर्ग हैं, वो क्या करते हैं, आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी कि किसी भी पुरानी यादों को, पास्ट की यादों को, हमारे पुरखों की यादों को जब हम याद करते हैं, उन मीठी यादों को जब हमारे दिमाग में लाते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, यानी कि वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं पुरानी की यादों के प्रति। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, यानी कि जब पोर्टुगीज़ों का शासन था भारत में, उस समय की बात है। अंग्रेज़ 1945 में भारत से गए थे और गोवा में जो पोर्टुगीज़ रहते थे वो 1961 में वहाँ से गए थे। तो पोर्टुगीज़ लोग वहाँ पर रहते थे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर पोर्टुगीज़ जिस प्रकार की संस्कृति से जीते होंगे, जिस प्रकार का रहन सहन और खाना पीना उनका रहा होगा, उसी प्रकार का वहाँ के मतलब जो संस्कृति है वहाँ के लोगों ने भी थोड़ा एडेप्ट किया होगा। पोर्टुगीज़ों ने भी वहाँ की जो संस्कृति है उसको एडेप्ट किया होगा, आदान प्रदान हुआ होगा। तो यहाँ पर उनके जो एल्डर्स हैं वो सारी पोर्टुगीज़ डेज, यानी कि पोर्टुगीज़ जब भारत में, गोवा में रहते थे, और उस समय की जो सारी बातें हैं, सारी यादें हैं, वो उनके एल्डर्स आज याद कर रहे हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और पोर्टुगीज की कौन सी बात को खास तौर पर यहाँ पर याद किया जा रहा है, तो उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड,
यानी कि ब्रेड के जो लोव्स होते हैं बड़े-बड़े, जैसे कि हम बाज़ार से ब्रेड ले आते हैं तो वो स्लाइसिस में होता है। लेकिन जब उसको स्लाइसिस में नहीं काटा होता है, उसके पहले वो एक पूरा लोव होता है। तो उसी प्रकार ब्रेड्स बनती होगी उस समय। और ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ख़ास तौर पर रोटी, चपाटी हमारी तरह नहीं बनाते, रोटी सब्ज़ी। वहाँ पर इस प्रकार से ब्रेड का यूज़ होता है। तो लोव्स ऑफ ब्रेड्स जो है वो बनती होगी, बेकर्स बनाते होंगे और पोर्टुगीज़ खाते होंगे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, उनको ये यहाँ पर याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब जो वो लोव्स खाने वाले, यानी कि जो ब्रेड के जो बड़े-बड़े लच्छे हैं, वो खाने वाले जो लोग थे, वो तो वैनिश यानी कि अदृश्य हो गए, यानी कि अपने देश वापस चले गए हैं। बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उन लोव्स को बनाने वाले यानी कि बेकर्स, उस बेकरी को बनाने वाले, उन लोव्स को बनाने वाले आज भी वहाँ पर मौजूद है। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सर्स, और आज भी वो लोग हमारे पास है। तो उनमें से कौन-कौन से लोग हैं? तो मिक्सर्स यानी कि वो सारी चीज़ों को मिक्स करके जो बनाने वाले लोग हैं, मिक्सर्स एंड मोल्डर्स। मोल्डर्स का मतलब है कि वो जो हम जो लोट आटा जो होता है, मैदा या आटा जिसमें से भी ये बनता है, ये लोव्स बनते हैं बेकरी के, ब्रेड के, तो उसको मोल्ड करना यानी उसको शेप देना, आकार देने वाले। एंड दोज हु बेक द लोव्स, यानी कि मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड बेकर्स। उसको आटे को जो जो चीज़ें डाल करके मिक्स करना होता है वो मिक्सर्स होते हैं। उसके बाद मोल्डर्स होते हैं, यानी कि उस आटे को मोल्ड करके उसको शेप देते हैं लोव का, तब जा कर के वो बेक होता है। तो वो लोव के आकार में वो फूल जाता है 3 या 4 गुना, और वो फिर बेकरी यानी कि वो ब्रेड बन जाता है। तो ये तीनों आज भी वहाँ पर मौजूद है, ऐसा यहाँ पर ऑथर जो है वो हमें कह रहे हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसिस स्टिल एग्जिस्ट, और आज भी वहाँ पर जो फर्नेसिस थी, भट्टियाँ, जहाँ पर ये बेकरी को बेक किया जाता था, ब्रेड को बनाया जाता था, सेका जाता था इस आटे को बराबर, और उसमें से ये ब्रेड्स बनाई जाती थी, वो फर्नेसिस, वो सारी भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वहाँ पर है। लेकिन कैसी? एज ओल्ड, यानी कि काफ़ी पुरानी, एंड टाइम टेस्टेड, यानी कि वक्त, समय की मार जिन्होंने झेली है, वक्त की मार जिन्होंने झेली है, यानी बहुत समय पुरानी, यानी कि 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल पुरानी जो भट्टियाँ है वो आज वहाँ पर मौजूद है। द फायर इन द फर्नेसिस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और वो भट्टियाँ ही सिर्फ मौजूद है ऐसा नहीं है, लेकिन भट्टियाँ आज चालू भी है, यानी कि आज भी वहाँ पर ब्रेड बनती है, ब्रेड के जो लोव्स हैं वो बनते हैं, बेकरी आज भी वहाँ पर बनती है। इसलिए यहाँ पर पोएट ये सेंटेंस में इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि द फायर इन द फर्नेसिस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि भट्टियाँ आज भी वहाँ पर बुझी नहीं है और वो चालू है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब थर्ड एंड जिंगल से मतलब है यहाँ पर कि जो बेकर्स उस समय में, उस ज़माने में रहे होंगे, वो बेकर्स जो बेकर्स के जो लोग रहे होंगे, जो ब्रेड बेचने के लिए जाते होंगे, तो वो उनके हाथ में एक बाँस की लकड़ी रखते थे और उसको ठोकते थे। थड़ का मतलब है यहाँ पर उसको ठोक करके ऐसे आवाज़ करना, जैसे कि देखो थड़, हाँ, इस प्रकार से थर्ड जो आवाज़ आती है तो उसको ठोकना। और जिंगल्स, जिंगल यानी कि जो छोटे-छोटे बेल्स होते हैं और वो बजते हैं, तो जो जिंगल बेल्स की जो हम आवाज़ें आती है, तो उस प्रकार की आवाज़ें उनके जो टोकरी है उसमें रहती होगी। तो छोटी-छोटी टोकरियाँ जो है वो वहाँ पर, तो वो आवाज़ें आज भी वहाँ पर आती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और जब ये आवाज़ मॉर्निंग में जब आ जाती थी, यानी कि सुबह जब थर्ड आवाज़ आती थी और टोकरियों की जब आवाज़ आती थी, जब जिंगल्स की आवाज़ आती थी, तो वो क्या होता था? हेराल्डिंग। हेराल्डिंग का मतलब है अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, यानी कि वो जैसे कि अनाउंस करती थी, जैसे कि वो हमें बताती थी कि जो बेकर है वो अब आ चुका है या तो आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और आज भी वो जो चीज़ है, पहले बहुत ज़्यादा बेकर्स घूमते होंगे बेकरी बेचने के लिए, लेकिन पोर्टुगीज़ों के चले जाने के बाद आज कम बच गए होंगे, लेकिन फिर भी है, और आज भी ऐसी ही आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है, या तो ऐसे लोग वहाँ पर आते हैं बेचने के लिए।
मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। शायद उनके फादर्स जो हैं वो नहीं बचे होंगे, वो उनकी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन आज भी उनके जो बेटे यानी कि उनके जो डिसेंडेंट्स है वो आज भी वो काम कर रहे हैं। उनके जो फैमिली प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में वो आज भी जुटे हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा। और उन बेकर्स को आज भी गोवा में बेकर्स नहीं लेकिन पैडर्स से जाना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि पोर्टुगीज लैंग्वेज में बेकर को पैडर कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर वो जो बेकर्स हैं उनको पैडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब जो ऑथर है वो उनके चाइल्डहुड के समय जो जो घटनाएं उनके साथ घटती थी या क्या होता था वो बता रहे हैं हमें। तो ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, यानी कि उनके बचपन के समय में जो बेकर होता था वो उनका फ्रेंड हुआ करता था। कंपेनियन एंड गाइड, उनका कंपेनियन यानी कि साथी हुआ करता था, एंड गाइड यानी मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और दिन में 2 बार वो उनको मिलता था। दिन में 2 बार वो उनसे उस बेकर से मिलते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, दिन में वो 2 बार आता था। कब आता था 2 बार? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब पहली बार जब वो आता था कि जब वो बेचने निकलता था, एंड देन अगेन, और फिर वापस आता था व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और उसका बास्केट जब खाली हो जाता था, सारी बेकरी बिक जाती थी, तब वो वापस जब जा रहा होता था तब वो उनको मिलता था, यानी कि दिन में 2 बार वो उनको मिलता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जब वो सुबह आता था तो उसकी जो जिंगलिंग थर्ड जो मैंने पहले बताया उसका अर्थ, यानी कि टोकरी की आवाज़ और जो लकड़ी है उसकी जो आवाज़ है, वो जब आती थी तो ये जो बच्चे हैं वो सुबह जाग जाते थे और फिर उसको मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए वो दौड़ के जाते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों था कि वो जैसे ही आता था कि उसके पास वो दौड़े चले जाते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो उस लोफ के लिए जाते थे, यानी कि ब्रेड का जो लोफ लेके वो बेचने आता था उसके लिए जाते थे? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बेस्टिन, यानी कि जो वो लोव्स है वो तो खरीदे जाते थे किसके द्वारा? पेस्किन और बेस्टिन, यानी कि वहाँ के उनके जो सर्वेंट्स हैं उनके ये नाम है, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। What we longed for were those braid bangles which we chose carefully। लेकिन वो जाते थे तो किसके लिए? तो ब्रेड बैंगल्स, यानी कि बैंगल्स के आकार के ब्रेड बने हुए होते थे और वो थोड़े मीठे होते थे, तो उसके लिए वो वहाँ पर जाते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और वो कभी कभी स्वीट ब्रेड बनाया जाता था, स्पेशली उसको बनाया जाता था, तो वो खाने के लिए वो वहाँ पर जाते थे। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff। और जब उस बेकर की एंट्री होती थी तो जंग जंग साउंड वो करता था किससे? तो स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ यानी कि बांस की स्टाफ का मतलब है एक स्टिक, एक डंडा होता है, और उस डंडे से वो आवाज़ करता है, जंग जंग आवाज़ आती है, और उसकी एंट्री वैसे वहाँ पर होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक हाथ से उसके सर पे जो बास्केट है वो उसने पकड़ा हुआ होता था, और एक हाथ में जो बैम्बू है उससे वो ग्राउंड पर उसको मार करके उसको ठोक करके जो बैंगिंग साउंड है वो निकालता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और जब वो आ जाता था घर पे तो घर के जो लेडीज़ हैं उनको वो गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था, और उसके बाद तुरंत ही वो ज़मीन पर जो बम्बू है उसको वर्टिकल पोजीशन में रख के फिर क्या करता था, उसके ऊपर वो जो बास्केट है वो रख देता था। आजकल आप लोगों ने देखे होंगे वो बाज़ार में चना गरम बेचने वाले या दूसरे इडली वगैरह बेचने वाले जो वेंडर्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो इस प्रकार से उनके हाथ में एक टोपली होती है और उनके हाथ हाथ में एक बैम्बू होता है, तो बैम्बू के ऊपर फिर जब वो बेचते हैं तो बम्बू के ऊपर वो रख करके फिर उसको बेचते हैं, फिर वो वापस अपने सिर पर रख देते हैं और डंडा हाथ में उठा लेते हैं। तो सेम पोजीशन यहाँ पर मतलब होती थी। वी किड्स वुड बी pushed aside with a mild rebuke and
द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, यानी कि जो बच्चे हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं, बहुत नज़दीक चले जाते हैं, तो उनको थोड़ा आजू बाजू में कर दिया जाता है। रिब्यूक से यहाँ पर मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग, यानी कि उनको स्कोल्ड करके या तो चेहरे पर ऐसे भाव दिखा करके उनको साइड में हटा दिया जाता था। और जो लोव्स हैं वो सर्वेंट्स को डिलीवर कर दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे फिर भी छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, फिर भी वो किसी बेंच के ऊपर खड़े हो जाते थे या तो फिर पैरापेट यानी कि मुड़ा जैसी जो चीज़ होती है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं समहाउ, यानी किसी भी तरह तरीके से। और फिर वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो ऊपर उठ जाएंगे तो, क्योंकि बच्चों की हाइट छोटी होती है और बैम्बू के ऊपर रखा हुआ जो बास्केट है वो थोड़ा ऊपर होता है बड़े लोगों के हाइट के हिसाब से, तो वो अंदर क्या है वो देख नहीं पाते हैं, तो बेंच पर चढ़ करके या तो मुड़े के ऊपर चढ़ करके वो उसमें झाँकने की कोशिश करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। ऑथर कह रहे हैं कि मैं आज भी उन लोव्स की जो टिपिकल जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, वो मैं आज भी उसको महसूस कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि जो लोव्स होते थे बड़े बड़े वो बड़े लोगों के लिए, और जो बैंगल्स होते हैं थे ब्रेड के जो मीठे होते थे वो बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, और बच्चे उस समय कह रहे हैं कि वो ठीक तरीके से दांत भी साफ नहीं करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे, उनके मुंह भी सुबह उठने के बाद धोते नहीं थे। एंड वाई शुड वी, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, वो कह रहे थे कि दातुन करने के लिए वो आम के पेड़ से टहनी तोड़ने की मतलब जो मशक्क़त है वो कौन करेगा, तो नहीं करना है, इसलिए वो ब्रश भी नहीं करते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत भी क्या है, वो उसके लिए रीज़न दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर तो कभी अपने जो दांत है उसको ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और जब हम चाय पियेंगे और वो गर्म होगी तो हमारा जो मुंह है और दांत है उसको अच्छे से वो क्लियर कर देगी। आफ्टर ऑल, मतलब ऐसा कह करके वो अपना जो दांत साफ न करने के अनुसंधान में वो एक अपनी दलील जो है आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरी मैरिजेस की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, यानी कि जब भी वहाँ पर मैरिजेस होते होंगे और उस समय मैरिज गिफ्ट दी जाती होगी तो वो मीनिंगलेस होते थे मैरिजेस गिफ्ट, क्योंकि मैरिज गिफ्ट के साथ उनको क्या देना होता था, तो स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल, यानी कि उसको एक मीठी ब्रेड जो होती थी उसको बोल कहा जाता था, तो वो भी साथ में देना होता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और जब जब भी कोई पार्टी हुआ करती थी या कोई फीस्ट हुआ करती थी तो उस समय अगर उसमें ब्रेड नहीं होता था तो वो उसकी चार्म खो बैठता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, और मतलब आप जितना भी कहो उतना काफ़ी है कि एक विलेज के, एक गांव के लिए वहाँ के बेकर कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब उनकी लड़कियों की एंगेजमेंट होती थी तो उस समय जो लेडीज़ है वो क्या करती थी, सैंडविचेस बनाती थी ऐसे ओकेजन्स के ऊपर, ऐसे प्रसंग के ऊपर। केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और जब क्रिसमस होता था या तो फिर दूसरे फेस्टिवल्स होते थे तो केक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, मस्ट होते थे। एंड बॉलिनहास का मतलब है वो भी बेकरी से बने हुए कुकीज़, मीठे जो कुकीज़ होते हैं, मीठे बिस्किट टाइप जो कुकीज़ होते हैं वो भी बहुत ही ज़रूरी होते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, और इसके लिए एक गांव के लिए एक जो बेकर है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें बताने के लिए यहाँ पर तीन बातें हमें बताई गई यहाँ पर कि एक गांव के लिए जो बेकर है वो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी हुआ करता था, क्योंकि मैरिजेज में जब गिफ्ट दिए जाते थे तो वहाँ पर बोल यानी कि मीठी ब्रेड दी जाती थी, नहीं तो वो गिफ्ट नहीं कहलाती थी, वो मीनिंगलेस हो जाता था, पहला। दूसरा कि वहाँ पर कोई भी पार्टी या फीस्ट होती थी
तो ब्रेड के बिना वो उसमें चार्म नहीं होता था। तीसरा, अगर किसी घर में किसी की डॉटर की एंगेजमेंट होती थी तो केक एंड बोलिनहास कुकीज़ के मतलब ना होने से वो प्रसंग भी फीका पड़ जाता। और क्रिसमस जैसे जो फेस्टिवल्स हैं, तो ऐसे फेस्टिवल मतलब केक्स एंड बोलिनहास के बिना अधूरे होते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ऑथर जो है वो बेकर्स की जो फर्नेस है उस विलेज में होना उसको बहुत ही ज़रूरी बता रहे हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज कबाई, यानी कि उस समय जो बेकर होते थे या तो ब्रेड सेलर होते थे, उनका जो ड्रेस होता था वो बड़ा यूनिक होता था जिसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी कि एक गाउन के जैसा, पुरुष जो पहनते थे एक गाउन के जैसा, जिस प्रकार से कुछ अफ्रीकन को आपने ऐसा पहने हुए देखा हो सकता है। तो ऐसा जो पूरा एक डगले जैसा होता है, लंबा सा एक क्लॉक जैसा होता है, लेकिन उसमें खिस्से वगैरह शायद नहीं होते होंगे। तो ऐसा एक कबाई जो ड्रेस है वो उनका होता था, जो नीज तक लंबा होता था। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ऑथर का जब चाइल्डहुड था तो उन्होंने बेकर्स को देखा था, तो वो क्या पहनते थे, तो शर्ट पहनते थे एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स ऐसे पहनते थे कि वो शॉर्टर देन द फुल लेंथ, यानी कि पैंट से काफ़ी छोटे थे और चड्डे से काफ़ी बड़े थे। ऐसा वो कहने का यहाँ पर उनका तात्पर्य है कि हाफ पैंट जो होता है उससे थोड़े बड़े और पैंट यानी कि फुल जो पैंट होता है उससे थोड़े छोटे, उस प्रकार के उनके ट्राउजर्स हुआ करते थे और ऊपर शर्ट्स हुआ करते थे। इवन टुडे, आज भी, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a pedder। और आज भी अगर कोई इस प्रकार के कपड़े पहन करके निकलता है या किसी ने इस प्रकार के कपड़े पहने होते हैं तो लोग मतलब उसको पैडर कहना नहीं चूकते हैं, यानी कि उसको ये कमेंट लोगों से मिलती ही है कि वो पैडर, पैडर का मतलब मैंने पहले बता दिया, बेकर, यानी कि ये एक बेकर की आइडेंटिटी है, बेकर है वो इस प्रकार के कपड़े पहनेगा। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होता है वो महीने के अंत में अपने सारे बिल्स जो हैं वो कलेक्ट करता है, जिस प्रकार से दूध वाले का, सब्जी वाले का या न्यूज़पेपर वाले का बिल हम पे करते हैं महीने के अंत में, उसी प्रकार से वो इस प्रकार से अपने जो बिल है वो पे करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और घरों में जो स्त्रियां जो है, आज हम कैलेंडर में लिखते हैं जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं या जो चीज़ें कुछ हमारी बाकी या याद रखनी होती है तो हम कैलेंडर पे लिख देते हैं, हिसाब लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते थे, तो वॉल यानी कि वो जो दीवार है, दीवारों के ऊपर पेंसिल से लिख लिख लिखे रखते थे ताकि कहीं खो ना जाए डायरी वायरी या किसी पेज में लिखा हो तो, और हमेशा जब भी हिसाब देना हो तो वो दीवार पर देख करके दे सके। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और उस समय बेकिंग वो मतलब काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, यानी बहुत मुनाफे वाला प्रोफेशन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसके फैमिली कभी भी गरीब नहीं होते थे, कभी भी स्टार्व, स्टार्व का मतलब है यहाँ पर मतलब भूखमरी का सामना उनको कभी नहीं करना पड़ता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, यानी कि ही मतलब जो बेकर होता है वो, उसका फैमिली और उसके जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, यानी इस प्रोफेशन से, बेकिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो हैप्पी एंड प्रॉस्परस, यानी कि वो काफ़ी खुश और प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध दिखते हैं। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और वो कैसे दिखते थे, प्लम्प फिजिक से मतलब है यहाँ पर प्लीजेंटली फैट बॉडी, यानी कि हट्टे कट्टे, वो काफ़ी हट्टे कट्टे हुआ करते थे। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, और वो उनका एक ओपन टेस्टिमनी यानी कि एक खुला प्रूफ होता था कि वो काफ़ी खुश हैं। ओपन टेस्टिमनी से मतलब है यहाँ पर पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और अ क्वालिटी, लेकिन यहाँ पर ये उनका खुला एक प्रूफ हुआ करता था कि वो काफ़ी खुश हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू बेकर। और आज भी वहाँ पर जैक फ्रूट के जैसा जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि जो हट्टा कट्टा है, हाँ बराबर,
तो उसको आज भी वहाँ पर बेकर कहा जाता है या तो बेकर माना जाता है। तो ये जो था पार्ट 1 जो हमने आज देखा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लुशियो रॉड्रिग्स ने। और मतलब गोवा में बेकर किस प्रकार से होते थे, और ऑथर जो है उन्होंने अपने जो एल्डर्स से जो बातें सुनी थी वो, और उन्होंने अपने जो खुद के अनुभव है उसके ज़रिए हमें एक हमारे इंडिया का एक पार्ट गोवा, उसका एक दृश्य, एक दर्शन हमें यहाँ पर कराया है। थैंक यू वेरी मच।